हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्वेश्चन है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का इतिहास के स्रोत के रूप में क्या महत्व है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को 3 लाइन में डिवाइड कर दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों मतलब कि जो भारत से बाहर के यात्री थे और उनका जो लेखन है, मतलब उनका जो डायरी है, वृत्तांत, वो इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार इतिहास को मदद करता है। मतलब कि इतिहास के स्रोत के रूप में इसका क्या महत्व है, मतलब डायरी का क्या महत्व है, विदेशी यात्रियों के डायरी का क्या महत्व है। ये विदेशी यात्रियों, उन्हें फॉरेन ट्रैवलर्स कहा जाता है, और उनके वृत्तांत मतलब कि अकाउंट्स, इंग्लिश में इसका अकाउंट्स हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी मतलब कि भारत से अभी जो हम लोग जितना भी बात करेंगे वो सब भारत के बाहर के हैं, और वो यात्री हैं जो शासक आते थे उनके साथ आए, लेकिन इनका कोई खास मकसद नहीं था कि हम राज दरबार में बैठेंगे और भारत के बारे में लिखेंगे। ये यात्री थे, कुछ दिनों के लिए आए और यहाँ से फिर चले भी गए। तो इसलिए इनका जो लेखन है हमें विश्वसनीय है, मतलब इतिहासकार इसे विश्वास करते हैं इनके लेखन में, क्योंकि ये किसी भी राजा या शासक का गुणगान करने बैठे नहीं थे। ये अपना खुद आए थे और अपना जो भी समझे भारतीय प्राचीन भारत के बारे में, उसके बारे में लिखे और अपना लेखन सामग्री लेकर चले गए। तो ये हमें बाद में जब अंग्रेज़ों ने इन सब का संकलन करना प्रारंभ किया तो हमें इनके कुछ कुछ अंश लेखन में भारत के बारे में मिलने लगे, तो वही चीज़ का यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूनानी रोमन लेखक, हम लोग जानते हैं कि भारत के, अगर हम लोग ये मान ले भारत है, तो हम लोग बहुत नीचे में चले जाए, इधर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक इधर हो जाएगा। तो बहुत आगे जब मेडिटेरियन सी, मध्य भूमध्य सागर, तो वहाँ पे यूनान था, अभी भी है। तो यूनान, एथेंस यहाँ पे, तो वहाँ के जो यात्री थे वो आए थे, तो उनके लेखन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उनमें था पहला टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। देखिए हम लोग यहाँ पे यूनानी पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का साम्राज्य जो था या हमारी जो सीमा रेखा थी वो भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं हमारी जो सीमा थी वो अफ़गानिस्तान तक थी। ऐसा हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखते हैं। तो सीमा में बदलावट होती है, तो हम लोग देख रहे हैं ये ईरान का है, लेकिन भी ये यूनानी रोमन लेखक में आ रहा है, क्योंकि उस समय का स्थिति अलग था और अभी का स्थिति अलग है, तो इसको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। इसके लेखन से भारत के विषय में अनेक जानकारियाँ मिलती है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यहाँ पे बताया जा रहा है, हम लोग जानते भी हैं कि हेरोडोटस इतिहास के पिता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पे ईसा पूर्व में इसने भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यहाँ पे हम लोग ब्लेम कर रहे हैं कि हेरोडोटस जो लिखे हैं वो अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, क्योंकि जब हेरोडोटस अपना लेखन कार्य कर रहे थे तो हेरोडोटस के समय में इतिहास नहीं था। वो जहाँ से भी कोई भी स्रोत मिलता था उनसे वो लिख देते थे। तो उसे, और जब भारत के वास्तविक जो धर्म ग्रंथ या कुछ कोई भी ग्रंथ हो उससे जब मैच किया गया तो उसमें बहुत सारी अनुश्रुतियाँ पाई गई। ऐसा हम प्रायः प्राचीन भारत में देखते ही हैं कि अनुश्रुतियों एवं अफवाहों का सम्मेलन हो जाता है। तो इस प्रकार हेरोडोटस से भी थोड़ी बहुत अफवाहों का सम्मिश्रण हो गया।
तो यहाँ पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप जब डीप नॉलेज ग्रहण करोगे इतिहास में तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि किस प्रकार बड़े बड़े जो लेखक हुए, मतलब उनको खुद भी आइडिया नहीं था कि वो जो लिख रहे हैं वो इतिहास होगा और ये खुद भी इतिहास के पिता बनेंगे। और जब भी हम कभी कोई भी सोर्स या फिर रिसर्च के दौरान भी आप देखेंगे कि हमें कुछ कुछ सोर्स लेने होते हैं पब्लिक से, जनता से, तो वहाँ पे कोई कोई अनुश्रुति या अफवाह का सम्मिश्रण हो जाता है। तो इसी प्रकार हेरोडोटस इतिहास के पिता भी हैं, लेकिन भी उनके जो लेखन है उसमें अफवाहों का सम्मेलन है। अफवाह मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जिसका कोई मायने नहीं हो, लेकिन वो दुनिया में सुनते सुनते चलते आ रहा है और अब उसे मानते हैं लोग। उसी प्रकार अनुश्रुतियाँ हैं, जैसे कि कोई ग्रंथ, कोई कहानी हो, देसी कहानी, तो उसे भी उसकी मान्यता हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग लोग भी कहने लगते हैं, तो फिर उसी को सुन के मतलब जो चलने लगे, परंपरा में आने लगे, संस्कृति में ढलने लगे, तो वो अनुश्रुति ही होती है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि यह सच में घटी हो, इसका कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अभी मॉडर्न एरा में हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों की तलाश होती है जिसके हमें साक्ष्य की ज़रूरत होती है। तो साक्ष्य तो प्राचीन भारत में मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हेरोडोटस की लिखित पुस्तक को यहाँ पे अनुश्रुति या अफवाह कहा जा रहा है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। इसके साथ आने वाले लेखकों में नियरकस, अनेसिक्रेटस तथा असिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत के पोरस यानी पंजाब के क्षेत्र तक सिकंदर आए थे। तो सिकंदर के साथ बहुत से उनके सेनानायक, सैनिक जो भी आए थे, तो जो सेनापति लोग होते थे वो लिखने, युद्ध, सारा चीज़ में वो कुशल होते थे। तो वो जब आते थे तो कुछ ना कुछ लिखते थे, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। नियरकस सिकंदर का जल सेनापति था, तो उसने भी भारत के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियरकस, अनेसिक्रेटस, असिटोबुलस प्रमुख थे और इनके जो विवरण है वो प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। हम लोग जानते हैं कि सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। और जब जीत गए तो उनका जो राजदूत था वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। उसने अपनी पुस्तक, मतलब मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका की रचना की। उसमें वो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखते हैं। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिल जाती है। डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो बिंदुसार हुआ। तो बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश अंतियोकस का ये राजदूत आया। इसने भी अपने लेखन में मौर्य युग के बारे में बताया है। डायोनीसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ तो उसके दरबार में डायोनीसियस आया जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ये भी एक फॉरेन ट्रैवलर हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो है भारत का भूगोल। इससे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पालिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। मतलब कि पालिनी जो है वो भी आए विदेश से और उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखी और उसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में वर्णन किया है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया। इसने उस समय के
भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। मतलब कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी एक बुक है, लेकिन इसके जो लेखक है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि इसे आखिरकार कौन लिखा। लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिलती है कि लेखक 80 ईस्वी में, यहाँ पे 80 ईस्वी की बात की जा रही है, वह हिंद महासागर मतलब कि भारत के साउथ इंडिया में आए और यहाँ पे उसने व्यापारिक वस्तुओं बंदरगाहों के बारे में वर्णन किया है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। मतलब फाहियान चीनी, हम लोग जान रहे हैं चीनी भारत के पूरब इधर में है, बंगाल से इधर। तो चीन से कौन आया? फाहियान। तो ये आए और उसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया और साथ ही कहा कि यहाँ की जनता सुखी एवं समृद्ध है। और ये कब आए? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त नरेश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त शासक है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। यहाँ पे हम लोग ईस्वी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। मतलब कि संयुगन था जो 518 ईस्वी में आया और यहाँ पे कहा जा रहा है बौद्ध धर्म की प्राप्तियां। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि बुक लेखन या फिर लेखन कला पहले लिखने के लिए बहुत रेयर सामग्री मिलती थी। कोई ऐसे पकड़ के बुक लिख देता था ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से लिखा जाता था, तो उसे हम लोग बुक नहीं कह सकते। प्राचीन भारत में बहुत मुश्किल था कोई भी सामग्री लिखने के लिए। तो उस समय बौद्ध धर्म की प्राप्तियां होती थी, कोई दस्तावेज होते थे, तो उसे प्राप्त करके मतलब उसे एकत्र किया संयुगन और लेकर चला गया चीन। हेनसुआंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसुआंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपुसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, में वर्णन किया है। मतलब कि हेनसुआंग भी चीनी यात्री था और 629 ईस्वी में वह चीन से भारत आने के लिए निकला 629 ईस्वी में, और लगभग 1 वर्ष बाद मतलब कि 1 साल उसको चीन से भारत आते लग गया और भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कपिसा पाकिस्तान के तरफ पेशावर है। भारत में 15 वर्षों तक, मतलब हेनसुआंग जो है वो 15 वर्षों तक भारत में रहे और 645 ईस्वी में चले गए। बिहार में वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे और बौद्ध प्राप्तियों को प्राप्त कर ले जाने के लिए आया था हेनसुआंग। हेनसुआंग भी चीन से आया था और वो भी बौद्ध ग्रंथों प्राप्तियों को ले जाने आया था और वो जो लिखा है वो सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हेनसुआंग केवल भारत के बारे में जानकारी लिखता है, वो 138 देशों के बारे में वर्णन करता है अपने सीयूकी में। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। मतलब कि जो हेनसुआंग है वो हर्ष के समय में आते हैं और उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी जो भी सीयूकी है उसमें। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। मतलब कि इत्सिंग भी चीन से आया 7वीं शताब्दी के अंत में और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय मतलब 7वीं शताब्दी में भारत कैसा था उसके बारे में वर्णन किया है। अरबी लेखक, अब जानते हैं अरब किधर है और वहाँ के लेखक कहाँ के हैं। हम लोग जानते हैं मक्का और मदीना वो अरब का एरिया है।
मतलब कि भारत के पश्चिम में अगर आप इराक, ईरान से चले जाएं इधर यमन, लाल सागर के दाहिने साइड मतलब पूर्वी साइड का जो एरिया है वो है अरब, और वहाँ के जो लेखक थे वो अरबी लेखक थे। तो उसमें से एक था अल बरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं जैसे 80 अध्यायों में विभाजित है। यह राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डालता है। मतलब कि अल बरूनी जो थे महमूद गजनी के साथ आए थे। गजनी का शासक जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसी के साथ आए थे। और इसकी जो किताब है वो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से जानी जाती है। यह 80 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें अध्याय है धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, ऐसे बहुत से अध्याय है और 80 अध्याय है। यह सुंदर मतलब राजपूत कालीन जो भी रीति रिवाज हम लोग जानते हैं कि राजपूत कैसे मतलब थोड़ा उनका स्ट्रांग था, नीति, रहन सहन, रीति रिवाज, तो उसके बारे में यह बेहतर तरीके से लिखते हैं अपने किताब उल हिंद में। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मतलब कि इब्न बतूता भी मोरक्को के हैं। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रिहला। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आए और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुए इसके विद्वता से, और उसने इसे दिल्ली का न्यायाधीश, काजी नियुक्त किया। इस प्रकार जब कोई भी शासक किसी बाहरी आदमी को अपने यहाँ शरण देता है, जैसे कि यहाँ पे इसे काजी बना दिया गया, तो ये कोई भी घटना हो राज दरबार में तो इसका प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है। वो खुद अपने सामने देख सकता है कि शासक कैसे थे, क्या थे। तो इस प्रकार ये मदद करता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। तिब्बती लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती बौद्ध लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब कि तारानाथ तिब्बती बौद्ध लेखक थे। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, और इसमें इतिहास में ये किस प्रकार मदद कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और इस प्रकार जब ये मदद कर रहे हैं तो इसका महत्व हो गया, और ये इतिहास के स्रोत के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत कि वो अपनी डायरी में क्या क्या लिखे हैं भारत के बारे में, और ऐसे कौन कौन विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में कुछ कुछ लिखा। तो इस प्रकार से ये भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये लेखक, मतलब कि वृत्तांत जो डायरी था वो।